हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हाल में ही यूक्रेन के दौरे पे गए थे और वहां पे उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को गले लगाया। उस मेमोरियल को विजिट किया जो इन बच्चों की याद में बना था जो वॉर में नहीं रहे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गले पे हाथ के कंधे पे हाथ रखा, उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी मदद उनको चाहिए वो करेंगे। बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन किए। अर्ज किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि ही शुड सिट डाउन विद द टॉक विद व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट। एंड बहुत बार बोल चुके हैं दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन आउटराइट उन्होंने रशिया को कंडेम नहीं किया जो जिसका इंतजार वेस्ट कर रहा था। 6 हफ्ते पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर मॉस्को के विजिट पे थे जहां पे उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी गले लगाया एंड उनके सामने इस बात को भी रखा कि जो बच्चों के ऊपर हमला हुआ यूक्रेन में दैट वाज पेनफुल। लेकिन ऑफ कोर्स आउटराइट कंडेमनेशन नहीं लिया उसमें। उस जब वो विजिट कर रहे थे वहां पे तो 11 जुलाई 2024 को यूएस एम्बेसडर इन इंडिया गारसेत्ती ने कहा देयर इज नो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली वेस्ट चाहता है कि इंडिया आउटराइट मॉस्को को कंडेम करे। वो तो इंडिया ने नहीं किया, अगेन एंड अगेन बोल रहा है देयर इज नो टाइम, नो देयर इज नो, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। माने रशिया को बेबाक तरीके से यही कह रहा है कि आप जंग न करें। इंडिया का स्टांस हमेशा ही न्यूट्रलिटी का रहा है। एक ज़माने में इसे नॉन अलाइनमेंट कहते थे, अब इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने he is the architect of India's foreign policy and it was his brainchild non-alignment policy. He was an idealist at heart. उनका जो इंडिया का जो बिलीफ है इन मॉरल वैल्यूज अटैच टू द आइडियल ऑफ फ्रेंडशिप अमंग ऑल एंड फ्रेंडशिप ऑफ एंड परसूट ऑफ वर्ल्ड पीस, वो हम नॉन अलाइनमेंट में देख सकते हैं। नेहरू जी की आइडियलिज्म हम देख सकते हैं नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में। हालांकि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाज आल्सो अ डिक्टेट ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। जिस समय हम आज़ाद हुए थे, वी नीडेड फ्रेंडशिप, वी नीडेड इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स। इंडिया नीडेड फ्रेंडशिप विद ऑल नेबर्स एंड इज बिग पावर्स। सो किसी एक ब्लॉक से बंद जाना हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं था। कट टू 2024, नाम बदल गया है, सत्ता बदल गई है, प्रधानमंत्री बदल गया है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का क्रक्स वही है। हम आज की तारीख में उसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कह रहे हैं, लेकिन बात तो वही है कि हम न इस खेमे में हैं न उस खेमे में हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स मेकिंग डिसीजंस दैट बेस्ट सर्व अ नेशंस इंटरेस्ट, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर्स। इट इन्वॉल्व्स हैविंग कन्विक्शन, विल एंड रिसोर्सेज टू टेक ऑटोनॉमस डिसीजंस। और इस इंडिपेंडेंस को ऑल द इंडियन गवर्नमेंट्स हैव फॉलोड। चाहे आप उसको नॉन अलाइनमेंट कहें, मल्टी अलाइनमेंट कहें, मल्टी डायरेक्शनल फॉरेन पॉलिसी कहें, मर्जी जो कहें, क्रक्स वही है, नाम अलग है। जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए तो देश दो धड़ों, जो हमारा देश दुनिया थी हमारी, वो दो धड़ों में बटी हुई थी। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसए, वेस्टर्न ब्लॉक। लेकिन इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी, आज़ादी हमें प्यारी थी, इसलिए हम किसी और एक ब्लॉक में बंद के उसको गंवाना नहीं चाह रहे थे। इसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की दैट वाज लुक्ड फ्रॉम डिस्ट्रस्ट फ्रॉम बोथ द ब्लॉक्स। दोनों ही ब्लॉक्स इस बात से खुश नहीं थे कि हम उनका साइड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा होता यही है, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप उनके साथ हैं। हालांकि 1960 इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में हम एक आइडियलिज्म की झलक देख सकते हैं जिसमें नेहरू जी बहुत यकीन करते थे। उन्होंने कोई प्रॉपर डिफेंस पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की थी। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट इंडिया डिड नॉट नीड अ डिफेंस पॉलिसी एज सच। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया वॉज नॉट गोइंग टू फेस एनी सीरियस सिक्योरिटी रिस्क। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया की जो पुलिस है दैट इज सफिशिएंट फॉर इट्स सिक्योरिटी नीड। हालांकि 1962 में जो चाइनीज अग्रेशन हुआ दैट लेड टू ह्यूमिलिएशन एंड इट एक्चुअली, उन्होंने नेहरू जी के जो आइडियलिस्ट विजन थे दैट इट स्टूड शेकन इन द फेस ऑफ अग्रेशन इन दैट हैपेंड इन 1962। चाइना ने जो हरकत की, इट वाज लाइक बैक स्टैबिंग, क्योंकि
हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील पॉलिसी, पंचशील प्रिंसिपल्स एंड ऑल। नेहरू जी बहुत आइडलिस्ट थे, चाइना को अपना भाई मानते थे, कम्युनिज्म की पॉलिसी में वो बिलीव करते थे। सो इट वाज लाइक अ स्टैब इन द बैक एंड हिज आइडलिज्म टू स्टूड शेकन एंड इंडिया वाज ह्यूमिलेटेड एट द ग्लोबल स्टेज। क्योंकि उस समय जो हमारे नॉन अलाइनमेंट पार्टनर्स थे, उन्होंने भी हमें उसी कॉइन में पे किया, नॉन अलाइनमेंट। दे वर न्यूट्रल म्यूट स्पेक्टेटर्स इन इंडो साइनो वॉर इन 1962। किसी ने इंडिया का साथ नहीं दिया, सब लोग न्यूट्रल थे, नॉन अलाइन थे, जैसे कि हम थे। नेहरू डाइड अ हार्ट ब्रोकन मैन इन 1964 एंड उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए एंड वी started seeing realism, traces of realism in India's foreign policy. जब लाल बहादुर शास्त्री भी थोड़े रियलिस्ट थे, और उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, शी वॉज अ रियलिस्ट टू। 1962 के वॉर के बाद हम रियलिज्म की तरफ इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का झुकाव देखते हैं। वी इवन साइंड अ डिफेंस एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स इन 1964। उसके बाद इंदिरा गांधी के समय एक झुकाव यूएसएसआर की तरफ इंडिया का हो गया। We signed a treaty of India-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation with USSR, Soviet Union. And दो इंदिरा गांधी ने विजिट किया था यूएसए अपने टेन्योर में, लेकिन इट वाज नॉट, इंडिया यूएस रिलेशनशिप वर नॉट वेरी फ्रेंडली ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज टाइम। इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसमें वो इन्वॉल्व हुई और ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प किया टू बिकम इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। एंड इस वॉर में जब इंडिया इन्वॉल्व हुआ तो जिसने हेल्प किया इंडिया को, दैट वाज यूएसएसआर। 1974 में जब पीसफुल पर्पसेस के लिए हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूएसए ने इंडिया पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए। हालांकि 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, इंडिया ने रियलाइज किया कि एक ऑल वेदर फ्रेंड, एक एलाई, एक दोस्त नहीं रहा। एंड दिस प्रॉम्प्टेड कि इंडिया शुड इंगेज विद अदर प्लेयर्स ऑफ ग्लोबल ऑर्डर, और जगह इंगेज करना चाहिए और कंट्रीज के साथ और ग्लोबल प्लेयर्स के साथ और दूसरे रीजन्स के साथ हमें इंगेज करना पड़ेगा। एंड दस वी कैन सी कि 1991 में हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया इन 1991, एंड इंडिया adopted multi-alignment from non-alignment to multi-alignment. India reached out to engage with USA, Israel, ASEAN, Shanghai Cooperation Organization, Quad. इन सब से अब इंडिया इंगेज करता है। इंडिया हैज़ मल्टीपल पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ सबके साथ दोस्ती नहीं भी तो कहें अलायंस, एक पार्टनरशिप। दोस्ती के इंटरनेशनल रिलेशंस में होती नहीं है तो दोस्ती तो मैं नहीं कहूँगी, पार्टनरशिप, अलायंस। एलाई इंडिया किसी का नहीं है, किसी के साथ वो अलायंस में नहीं है, पार्टनरशिप सबके साथ रखी है। इंडिया के स्टैंड इशू बेस्ड होते हैं, एक पर्टिकुलर इशू पे हमारा क्या स्टैंड है, हम उस इशू के मेरिट पे हमारा स्टैंड लेते हैं, नॉट बिकॉज वी बिलोंग टू अ सर्टन कैंप और उस कैंप का स्टैंड ये है इस इशू पे इसलिए हमारा स्टैंड। ऐसा नहीं होता है। वी डोंट बिलोंग टू एनी कैंप, वी हैव नॉट नेवर बिलोंग टू एनी कैंप, वी विल नेवर बिलोंग टू एनी कैंप। जैसे कि एस जयशंकर जी ने कहा कि आई एम 1/5 of the world's population, I am the 5th largest economy, civilization हमारी one of the oldest civilization है, so I am entitled to have my own stand, I am entitled to have my own opinion, I am entitled to have my own, to make my own choices। बार बार जो ये बात इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एकदम अच्छे से, दिस इज द क्रक्स ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट वी आर ऑन आवर ओन साइड, हम अपने साइड पे हैं, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। एक बार उनसे ये पूछा भी गया था कि यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, एंड उन्होंने मजाक में कहा था कि इफ़ आई एम स्मार्ट इनफ टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आई शुड बी कंसिडर्ड, I should be admired, not criticized, if I have multiple options. This is the labbo labab, the crux of strategic autonomy, that we have multiple options and we take our own side. इसका इसकी क्रिटिसिज्म बहुत बार ये की जाती है कि जैसे कि ठीक है, जब आप किसी मुसीबत में होगे तब बाकी लोग भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करेंगे,
नॉन अलाइनमेंट परसू करेंगे, जैसे कि 1962 में सबने नॉन अलाइनमेंट फॉलो अडॉप्ट कर लिया था. नोबडी, वी वर पेड इन द सेम कॉइन ऑफ नॉन अलाइनमेंट. नोबडी टुक इंडिया साइड. एवरीबडी वाज अ म्यूट स्पेक्टेटर. एक बात देश को जो ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं दैट दिस इज दैट इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड हम लोग वी लैक अ, अमिताभ आचार्य ने कहा था वी लैक अ विजन. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लैक्स अ विजन. हम लोग ग्लोबल ऑर्डर पे, हम लोग ग्लोबल स्टेज पे लीड नहीं ले पाएंगे, लीडर नहीं बन पाएंगे इफ़ वी इफ़ वी कीप बीइंग न्यूट्रल. बात दरअसल ये है, ग्लोबल स्टेज पे लीडर तो वही बन पाएगा जिसको किसी खेमे का नहीं देखा जाता. आज की तारीख में सब मोदी जी पे इसलिए जोर डाल रहे हैं टू मीडिएट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया बिकॉज दे नो दैट ही क्योंकि उनकी गुडविल मॉस्को में भी है एंड यूक्रेन में भी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि मॉस्को में है. मॉस्को इज कंसिडर्ड द अग्रेसर हियर एंड पीपल नो दैट मोदी हैज़ अ गुडविल विद व्लादिमीर पुतिन. वो सो ही कैन, कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, दिस इज ऑफ कोर्स ये सब अटकलें हैं, लेकिन क्योंकि एक अच्छी रैपर्ट मोदी इंजॉय करते हैं पुतिन के साथ. इंडिया एंड रशिया की फ्रेंडशिप बहुत पुरानी और गहरी रही है, तो लोगों को लग रहा है कि इंडिया कैन यूज इट्स गुड ऑफिसर्स टू मीडिएट अ पीस, ब्रोकर अ पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया. इसीलिए लग रहा है अगर किसी एक खेमे में होते तो इंडिया की तरफ भी कोई नहीं देखता. इट्स बेसिकली इंडिया इज न्यूट्रल. जो लोगों को लग रहा है कि अगर ये किसी के साइड से बोलेंगे तो सामने वाला दूसरा वाला शायद ध्यान से सुने, शायद व्लादिमीर पुतिन ध्यान से सुने कि अपनी एग्रेशन कम कर दें. जहाँ तक बात है कि जब हमारे ऊपर अटैक होगा तो लोग स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अडॉप्ट कर लेंगे, नॉन अलाइनमेंट अडॉप्ट कर लेंगे. तो समथिंग पीपल शुड नो, जो मतलब बहुत ही कन्वीनियंटली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि 1962 के वॉर में सब लोगों ने न्यूट्रलिटी अपनाई थी. हमने उसके बाद अपना डिफेंस बॉल्स्टर किया, अपनी सिक्योरिटी बॉल्स्टर की. 1967 को लोग बहुत ही कन्वीनियंटली भूल जाते हैं. 62 के 5 साल बाद ही चाइना के साथ फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एंड इंडिया वन. 1965 में भी पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, इंडिया वन. और उसमें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी किसी ने नहीं अडॉप्ट की थी. यूएसए ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था. पैसे फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को यूएसए पैसा देता है, वेपन भी देता है, तो मिलिटरीली भी हेल्प करता है. फाइटर एयरक्राफ्ट्स वगैरह, वेपन्स वगैरह सप्लाई करता रहता है यूएसए. आज भी करता रहता है फाइनेंशियली एंड मिलिटरी हेल्प पाकिस्तान को, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट को सूट करता है. जब टेररिज्म से इंडिया जूझ रहा था, मुझे तो याद नहीं आता कि कोई भी देश इंडिया के साथ आके खड़ा हुआ था, स्पेशली अमेरिका जो आज पाठ पढ़ा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में देयर इज नो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी. दैट वेरी कंट्री दैट सपोर्टेड अ टेररिस्ट स्टेट, इट वाज यूएसए. एक बार शायद जयशंकर जी ने कहा भी था कि जब हम लोग जूझ रहे थे टेररिज्म से, द वेस्टर्न ब्लॉक डिसाइडेड टू हेल्प अ state that adopts terrorism as a foreign policy, as a policy. उनकी वजह से हम यूएसएसआर के खेमे में की तरफ टिल्ट हुआ. हम यूएसएसआर के खेमे में नहीं थे, बट देयर इज अ टिल्ट टुवर्ड्स रशिया. क्यों? बिकॉज द वेस्टर्न ब्लॉक चोज टू हेल्प पाकिस्तान. उन्होंने तो न्यूट्रलिटी भी अडॉप्ट नहीं की थी, दे ओपनली सपोर्टेड पाकिस्तान. आज जब, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट था, आज उनका इंटरेस्ट सूट नहीं हो रहा है तो वो इंडिया के गाथा गा रहे हैं. पाकिस्तान का तो किसी का सगा नहीं है. वहाँ पे भी यूएसए में भी टेररिस्ट अटैक हो गया. जब खुद टेररिज्म का स्वाद चखा तब यूएसए की आंख खुली. और अभी भी कभी कभार अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को पैसे दे देता है ना. फाइनेंशियली तो हेल्प कर ही रहा है ना पाकिस्तान की. एवरीबडी इज आउट टू अचीव देयर ओन इंटरेस्ट. सो इंडिया को ये बोलना कि आप कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होती है, आप अपना इंटरेस्ट नहीं, एवरीबडी इज सर्विंग देयर ओन इंटरेस्ट. मैं इंडिया ने इतने वॉर्स देखे, 1962, 1965, 1971, कारगिल, टेररिज्म. हु वाज देयर विद इंडिया? नोबडी. सो आज की तारीख में ज्ञान देना, इट
it's hypocrisy at its best. Every single nation अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, सबकी फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट से ही डिक्टेट होती है. अगर उनको यूक्रेन में हो रहे आक्रमण के लिए इतना बुरा लग रहा है कि बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो वाई दे आर ऑब्जर्विंग साइलेंस व्हेन इट कम्स टू इजराइल. इजराइल की भी बहुत सारे एट्रॉसिटीज़ हैं गाज़ा पे, लेकिन क्योंकि इजराइल उनका अलाई है, दे आर टर्निंग अ ब्लाइंड आइज ऑन वट एवर इजराइल इज डूइंग. There are no permanent friends and no permanent foes, only permanent interests. इंडिया अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, रशिया अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, यूक्रेन अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, रशिया यूएसए अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है. किसी को यूक्रेन की नहीं पड़ी है, जब इंडिया पे आएगी तो किसी को इंडिया की भी नहीं पड़ी होगी. सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट देख के कैंप चुनेंगे. जो प्रॉब्लम है ना, वो फिर से जो मैं एस जयशंकर जी को कोट करूँगी, प्रॉब्लम यही है कि यूरोप को, या यूरोप क्यों, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको लगता है कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो तो वर्ल्ड्स प्रॉब्लम है, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम. वो आज भी प्रॉब्लम यही है. जब इंडिया पे मुसीबत थी तो वो यूएसए और यूरोप की प्रॉब्लम नहीं थी. अब जब यूएसए एंड यूरोप को कुछ ख़राब लग रहा है तो वो इंडिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए. आज के लिए इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें. मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें. सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.